नमस्कार। भूगोल के इस लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। हम पहले ही बात इस पर कर चुके हैं कि ये वही मैदान है जिसके लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जैसी शक्तियों ने उत्तर भारत में कई सारे युद्ध किए थे। आप देख सकते हैं ये जो महान मैदान है, यहाँ पे सिर्फ पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ही नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल से के बाद से ही, महाजनपद काल से ही इसका योगदान और इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे चल के आप देखेंगे चाहे कोई भी राजवंश रहा हो और यहाँ तक कि अंग्रेज भी इस मैदान पर, इस जगह पर, इस भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए हमेशा उत्साहित रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हमने पढ़ा था 1857 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उन्होंने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया और इस मैदान के आसपास के क्षेत्र को कब्जा कर लिया। तो ये लालसा ही थी उनकी कि इस उपजाऊ भूमि पर, इस महान उपजाऊ भूमि पर अगर हम कब्जा कर लेंगे तो हमें कर बहुत ज़्यादा मिलेगा और हम इसमें कृषि कार्यों को भी बहुत अच्छे से उन्नत कर पाएंगे। तो इस मैदान का हमेशा से महत्व रहा है, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, आर्थिक दृष्टिकोण हो और चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण हो। हालांकि ये भूगोल का विषय है लेकिन ये इतिहास, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए आज की बात करते हैं हम उत्तरी भारत के मैदान पर अपने भूगोल के इस सेशन में, नॉर्दर्न प्लेन। तो जैसा कि आप जानते हैं उत्तर भारत का मैदान हम पहले बात कर चुके हैं, हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। तो उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के नदियों से, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आप देखेंगे इधर से गुजरती है बाकायदा। तो यहाँ तक ये मैदान कोई छोटा मोटा मैदान नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें पूरब से पश्चिम की तरफ, अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ इसकी लंबाई की बात करें तो ये 3200 किलोमीटर में फैला हुआ मैदान है। इसकी औसत चौड़ाई की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम अब चौड़ाई की भी बात करें तो ये मैदान 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ा है ये मैदान। तो कोई ये छोटा मोटा मैदान नहीं है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं नदियों के द्वारा, निक्षेपों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, तो इसकी जलोढ़ निक्षेप की गहराई की अगर हम बात करें तो 1000 से 2000 मीटर तक है इसकी। यानी धीरे धीरे नदियाँ, जैसे ही जो नदियाँ थी हिमालयी नदियाँ, जैसे जैसे मिट्टी बहा के लाती गई तो यहाँ पे मोटी परत चढ़ती गई मैदान की लगातार, और ये 1000 से 2000 मीटर तक गहरी मोटी परत है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपको याद रखना ही चाहिए। अगर हम इस मैदान की बात करें तो हम इस मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग कौन से हैं? भाबर, हमने शुरुआत में थोड़ी सी बात की थी भाबर और तराई के बारे में जब हम हिमालय की बात कर रहे थे। अब आज हम कुछ और बात करेंगे, भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। ये 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। तो जलोढ़ मैदान जो है इसको 2 भागों में और बांटा जाता है। इसमें होती है खादर भूमि, खादर, और दूसरा होता है बांगर। तो इस तरीके से कुल मिला के 3 भाग, और अगर उप विभाजन को भी मिला दें तो हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जो खादर होता है ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की एक पतली पट्टी होती है जो शिवालिक गिरिपात के समानांतर फैली हुई है। हमने देखा था शिवालिक श्रेणी है सबसे नीचे, फिर इसके नीचे यहाँ पे गिरिपात के नीचे। तो अगर भाबर की बात करें, भाबर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये शिवालिक तराई के नीचे जो शिवालिक श्रेणी होती है इसके नीचे एक पतली पट्टी है जो 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी होती है, ये फैली हुई है। यहाँ पर अधिकतर नदियाँ गायब हो जाती हैं। अगर हम दूसरी भाषा में कहें, इसके ये भाबर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियाँ यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े शैल गोलास में जमा कर देती हैं और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती हैं। इसीलिए हमने इसकी पहले भी चर्चा की थी। भाबर के दक्षिण में, जैसे ये हमारा हो गया शिवालिक श्रेणी हो गई, इसके नीचे हमने देख लिया भाबर, देख लिया भाबर। अब भाबर के जो नीचे होता है इसमें तराई क्षेत्र होता है। ये कौन सा क्षेत्र होता है? तराई।
तो तराई क्षेत्र में क्या हो जाता है, ये इसकी चौड़ाई होती है 10 से 20 किलोमीटर। 10 से 20 किलोमीटर, इसकी हमने 8 से 10 किलोमीटर देखी थी, इसकी 10 से 20 किलोमीटर होती है। यहाँ पे भावर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकट कर प्रवेश कर जाती हैं। मतलब यहाँ पे लुप्त नदियां जो यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे बाहर आ जाती हैं और धरातल पर निकलकर प्रकट होती हैं। इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं, हालांकि निश्चित तरीके से नहीं बहती हैं। तो ये क्षेत्र कैसा अनूप बन जाता है, जैसे तराई कहते हैं, मतलब काफी बिखरी हुई यहाँ पे नदियां होती हैं, तो इसलिए इसको अनूप क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पे तराई कहते हैं इसलिए इसको, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के वन प्राणी भी यहाँ पे निवास करते हैं। तो तराई से दक्षिण में, तराई हो गया, अब इसके दक्षिण में मैदान है। इसके दक्षिण में हमें मिलते हैं मैदान, जो नए जलोढ़ से बना होने के कारण बांगरो खादर कहलाता है। नई जलोढ़ का यहाँ पर क्या मतलब है, आपको पता है, यहाँ से जब नदियाँ निकली तो बहुत सारी नई मिट्टी लेके निकलेंगी और बहुत सारे नए खनिज तत्व वगैरह ये सब लेके निकलेंगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या करती हैं, नई जलोढ़ लेके खादर और बांगर में डिवाइड हो जाती हैं। मतलब इसके जो निक्षेप हैं उनकी दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। तो इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपरदनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां कुछ बन जाती हैं। बालू रोध का बन जाती है, जिसमें विसर्प बन जाता है। विसर्प क्या होता है, विसर्प की अगर हम बात करें तो जैसे ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही है तो बीच में क्या हो जाएगा, नदियां इस ऐसा आकार ले लेती हैं। यहाँ पे गोखुर झीलें बन जाती हैं। गोखुर झील का मतलब क्या होता है, नदी ये जा रही है, नदी ये जा रही है, अचानक से नदी का क्या हुआ, कुछ समय के बाद नदी जो ये ज्यादा घुमाव ले रही थी इसको छोड़ देती है और नदी अब ऐसे गुजरती है, सीधे गुजरती है। तो यहाँ पे गोखुर झील बनी रह जाती है। तो इस तरीके की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र घाट, कई सारी नदी घाटियों में ये संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा संरचना मेरे समझ से, जो उत्तर भारत में और नदियों के सापेक्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो जैसे ये उत्तर भारत है, इसमें नदियां बड़ी बड़ी निकलती हैं। यहाँ से गंगा निकली, यहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो ये अपने मुहाने पर जहाँ पे मिलने वाली होती है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है, दरअसल आप ऐसे सोचिए, जब यहाँ से हिमालय से नदी निकली तो अपने साथ बहुत सारे खनिज तत्व लेके आएगी, मिट्टी लेके आएगी। तो ये मिट्टी आखिरकार समुद्र के किनारे ये इकट्ठी करती जाएगी इकट्ठी। तो समुद्र के तट से बहुत आगे तक मैदान टाइप की जैसी एक संरचना बन जाती है। इसी को डेल्टा बोला जाता है। ये बहुत उपजाऊ जगह होती है। हालांकि यहाँ पे हर तरह की कृषि आसान नहीं होती है, लेकिन फिर भी कृषि में भी इसका उपयोग हो जाता है। तो ये डेल्टा बना लेती है यहाँ पे, और ये उपजाऊ भूमि जैसा एक क्षेत्र बन जाता है। तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऐसे ही एक उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा। आपने सुंदरबन में देखा है किस तरीके से यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और यहाँ पे बाघ, यहाँ के जो टाइगर, बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये कितना फेमस है यहाँ पे सुंदरबन में। तो सामान्य तौर पर ये सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 50 से 100 मीटर होती है। तो ये डेल्टा जो होते हैं ना, ये 50 से 100 मीटर ऊंचाई के होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो मतलब बहुत कम ऊंचाई है इसका कुल मिला के। तो यहाँ पे समुद्र का पानी पहुंच जाता है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक भी हैं। आप देखते हैं हरियाणा जो है ये सिंधु और गंगा के बीच में, तो हरियाणा बस नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे जब निकलती है सिंधु नदी, तो ये निकलती है इस तरीके से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और गंगा तो हम देखते हैं यहाँ से हरिद्वार से होते हुए फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, और सीधे उत्तराखंड से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर इसके बाद गंगा आगे बढ़ती चली जाती है। तो हमने इस गंगा को तो हम जानते ही हैं मैप, और जब हम नदियों की बात करेंगे पूरी तरीके से, तो हम गंगा के जो इनका गंगा का बहने का अपवाह क्षेत्र है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे पूरी अच्छे तरीके से, ठीक है। तब चलें आगे बढ़ते हैं। तो जल विभाजक ब्रह्मपुत्र नदी, अब ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। उत्तर पूर्व से, जैसे ये ऐसा है ना ब्रह्मपुत्र नदी का जो अपवाह तंत्र है, तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ बहती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है।
दक्षिण की ओर 90 डिग्री ऐसे मुड़ जाती है ये, और ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने होते हैं। तो ये कुल मिला के यहाँ पे मैदान का निर्माण करती है, और यहाँ पे गन्ना, जूट और चावल इत्यादि फसलें भी खूब उगाई जाती हैं। आपको पता है वैसे भी बांग्लादेश जूट उत्पादन में प्रथम नंबर पे, इसका कारण ये भी है कि यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान का उपजाऊ क्षेत्र से मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो भी फिर ज्यादा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, उत्तरी प्लेन के बारे में। तो इस हमने मैदान के बारे में देखा, ये उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान है। इसी उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ सभ्यताएं पनपी हैं, और सभ्यताएं पनपी हैं जिसके कारण ये आज भी इनमें घनी आबादी पाई जाती है, घनी आबादी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो फसल है, कृषि है, कृषि कार्य में भी बहुत अच्छी, यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है। हालांकि जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यहाँ पे कृषि भूमि हुआ करती थी, यहाँ पे कृषि हुआ करती थी। अब ये कृषि समय के साथ यहाँ पे जो जोत होती थी कृषि की, जो खेत होते हैं, ये छोटे छोटे बहुत खेत बचे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कृषि का हमें उतना उत्पादन नहीं मिलता है। इसलिए हम चकबंदी, हदबंदी वगैरह पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। कृषि के हम टॉपिक को लेंगे अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छे तरीके से, और इस पूरे क्षेत्र की बात करेंगे जो उत्तर का मैदान है, जो हमारा ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। आइए इसकी ये याद रखिएगा, 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की, और 150 से 300 किलोमीटर चौड़ाई। इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज कुछ हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे तो सारे महत्वपूर्ण शहर जो भी अपने उत्तर भारत के हैं, जिसमें आप देखेंगे दिल्ली से लेके देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली से लेके देखेंगे पूरा बनारस, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ तक कि कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र, ये सब आपका इसी मैदान में आ जाएगा। आगे बात करते हैं। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, मिलियन वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस युग से पहले गोंडवाना लैंड का एक ये भाग हुआ करता था। ठीक है, गोंडवाना लैंड हमने बात की थी पहले ही, किस तरीके से हमने पेंजिया और पैंथालसा की बात की थी, तो हमने दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड बोला था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर सोन महानदी गोदावरी बेसिन में ही, यहीं पर हम जानते हैं ना, यहाँ पे कोयला वगैरह पाया जाता है, तो कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रेटेसिस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा हुआ जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरे में फैली हुई है, इसकी संख्या इस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ पे मैदान हो जाएंगे कुछ, तो आप देखेंगे यहाँ मालवा का मैदान, ये सब प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पे दक्कन ज्वालामुखी उद्गार से यहाँ पे दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा, दक्कन का पठार यहाँ पे है, यहाँ पे बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, यानी ये वाली जो है ये मध्य उच्च भूमि आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ग्वालियर और भिंड, ये सब देखेंगे तो मध्य उच्च भूमि का पार्ट है। अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो ये मध्य उच्च भूमि का भाग होते हैं ना, ये मालवा का पठार हो जाएगा, ये मध्य उच्च भूमि हो जाएगी। तो मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार ये हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगी ऊपर मध्य उच्च भूमि। तो ये इसी का भाग है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, हम जानते हैं, तो इसके ऊपर की भूमि को मध्य उच्च भूमि माना जाता है। हालांकि मालवा का पठार है जो दक्कन का ही, जो इसका ही भाग है प्रायद्वीपीय पठार का। मध्य उच्च भूमि के पूरे विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था आपको, ये जाना जाता है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी प्रायद्वीपीय के बारे में जान लीजिए। नदियों के मैदान से, जो नदियां होती हैं, इनके मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार कटा फटा भूखंड है। 150 मीटर तक इसकी ऊंचाई है लगभग जो औसत है, और ये ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है, 900 मीटर तक।
प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई नदियों से। तो इसको याद रखिएगा। यह पठार जो है ये आपका दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, इस तरीके से लगभग दक्षिण में इलायची, कार्डमम पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इसकी सीमा निर्धारित करता है। उत्तर पूर्व में ये आपको शिलोंग तथा कार्बी आंगलोंग पठार के रूप में भी मिल जाएगा, जो मेघालय के आसपास मिलेगा आपको। इसी भूखंड का विस्तार है, ठीक है, मतलब ये आपको यहां तक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस पठार के और कुछ भागों की बात करें तो मालवा का पठार हो गया, जो अभी हमने बात की थी। इसमें रांची का पठार हो जाएगा, इसमें कोयम्बटूर का पठार हो जाएगा, कर्नाटक का पठार हो जाएगा, और ये प्राचीनतम भागों में से एक हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो अगर इसमें कुछ नदियों की बात कर लें तो इससे कुछ नदियां भी इससे गुजरती हैं, प्रवाहित होती हैं। और आप देखेंगे पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ बहुत कुछ कम नदियां प्रवाहित होती हैं, क्योंकि आप ये ध्यान रखिएगा ये पठार है ना, भारत की जो ऊंचाई है ये इस तरफ पश्चिम की तरफ ज़्यादा ऊंचा है। ये पश्चिम की तरफ ज़्यादा ऊंचा है और पूरब की तरफ इसकी ऊंचाई कम है। तो इसीलिए जो अपनी अधिकतर नदियां हैं प्रायद्वीप भारत की, ये सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, सब पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। हालांकि नर्मदा जो नदी है ये भ्रंश घाटी से बहती है, इसलिए भ्रंश घाटी मतलब अभी बताएंगे बाद में, तो भ्रंश घाटी से बहती है, तो इसलिए नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, क्योंकि पठार जो है इसका ऊंचाई इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ऊंचाई कम है इसकी, ठीक है। और मुख्य रूप से इसमें काली मिट्टी पाई जाती है इस पठार में। और बाकी इस पठार की अगर हम विवर्तनिक संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करें, तो प्रायद्वीप पठार अनेक भूत्थान, निमज्जन और भ्रंश से विभंग निर्माण प्रक्रिया के दौरान गुजरे हैं, इन सब प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, ठीक है। और इसमें कई बार यहाँ पे बार बार भूकंपीय हलचलें भी हुई हैं। तो इसलिए भूकंपीय हलचलें भी हुई हैं यहाँ पे पहले, तो इसमें ये विवर्तनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ये पठार। आइए इस मुख्य उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार की बात कर लेते हैं। तो ये जो पठार है ये 3 भागों में विभक्त है। एक तो दक्कन का पठार, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की हुई थी, दक्कन पठार, मध्य उच्च भूभाग, और तीसरा हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। तो देखिए आइए देख लेते हैं एक बार मैप में इसको। तो ये देखेंगे आप, ये दक्कन का पठार हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा मध्य उच्च भूमि हो जाएगी, ये मध्य उच्च भूमि हो जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेघालय के आसपास यहाँ पे उत्तर पूरब का पठार। मैंने आपको बताया था हिमालय के ये सब भाग है, यहाँ तक कि अंडमान तक फैला हुआ है। लेकिन ये जो आपको पहाड़ियाँ मिलती हैं, शिलोंग की पहाड़ियाँ, ये सब ये हिमालय का भाग नहीं है, ये पठार का भाग है। ये दक्कन के ये भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये जो पहाड़ियाँ मिलती हैं शिलोंग के कार्बी आंगलोंग के पास और मिकिर हिल, ये सब, ठीक है। दक्कन की पठार की अगर हम बात करें, दक्कन की पठार की अगर हम बात करें तो दक्कन का पठार, इसके पश्चिम में हमें पश्चिमी घाट मिलता है, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट मिलता है। पश्चिमी घाट आप जानते हैं जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। इसमें पूर्वी घाट इस तरफ है, ठीक है, जो हम जानते हैं। पश्चिमी घाट का अध्ययन अभी इत्मीनान से अच्छे से करेंगे। इसके उत्तर में हमें सतपुड़ा पर्वत मिल जाएगा, सतपुड़ा। इसके बीच में हमें नर्मदा नदी मिलती है, और इसके ऊपर हमें मिलता है विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, ठीक है। इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, याद रखिएगा। जो आपका पश्चिमी घाट है इसके ऊपरी भाग को सह्याद्री कहा जाता है। इसको मतलब जो पुराण है भारतीय, उनमें कहा गया इसको सह्याद्री पर्वत। तो आगे चल के इसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से हम इसका डिवाइड कर सकते हैं दक्कन के पठार को। इसमें और ही देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का ही क्योंकि ये भाग है, तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मिल जाएगी हमें अनाईमुडी, अनाईमुडी यहीं पर चोटी हमें मिल जाएगी। और ये अनाईमुडी कितनी है, 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ है, अनामलाई पहाड़ियों में। यहाँ पे दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, बेट्टा, ठीक है।
ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे। ये कहाँ पे है? ये नीलगिरी पहाड़ियों में है, नीलगिरी पहाड़ियों में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूर्वी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की भी बात कर लेते हैं। या देख लीजिए, यहाँ पे महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे नल्ला मल्ला हैं, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पालकोंडा श्रेणी मिल जाएगी आपको। हालांकि ये जो पूर्वी घाट की एक विशेषता है कि जो श्रेणियाँ हैं ना, ये अपर्दन के कारण, निक्षेपण के कारण कटी फटी श्रेणियाँ हैं। क्योंकि आप जानते हैं, अभी हमने बात की थी, जो नदियाँ हैं ये पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, तो इन नदियों ने इन पर्वत श्रेणियों को समाप्त कर दिया है, छीण कर दिया है। तो ऐसे में यहाँ पे कटी फटी हैं, जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा नहीं है। पश्चिमी घाट में आपको सतत श्रृंखला देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये दोनों में अंतर भी है, पश्चिमी घाट पूर्वी भाग में। आइए मध्य भूभाग की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम में अरावली पर्वत, मध्य भूभाग की बात कर लेते हैं। यही था मध्य भूभाग, यही है मध्य भूभाग हमारा। तो इसमें आप देखेंगे पश्चिम में अरावली यहाँ पे मिल जाएगी, अरावली श्रेणी हो जाएगी। दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको पठार मिल जाएगा, दक्कन मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इसकी हालांकि ये आप अवशिष्ट श्रेणियाँ हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई भी 600 से 900 मीटर के आसपास है। ये दक्कन पठार की इसको उत्तरी सीमा बनाते हैं। और ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, अवशिष्ट पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ठीक है, हालांकि अरावली के बारे में एक चीज बताना यहाँ पे जरूरी है कि अरावली सबसे पुराने पर्वतों का उदाहरण है, सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको यहीं पर मध्य उच्च भूमि में सबसे ऊंची श्रेणी मिल जाएगी, महादेव पर्वत श्रेणी। ये सतपुड़ा में है, पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत, और ये आपका 1320 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के ऊपर आपको विंध्याचल मिल जाएगा, सतपुड़ा विंध्याचल। उत्तर पूर्व पठार की बात कर ले, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व पठार, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इसमें हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में टकराने के साथ, उत्तर पूर्व में टकराई थी। ठीक है, उत्तर पूरब में इस तरीके से टकराई थी, उत्तर पश्चिम में भी टकराई थी, पूरब में भी खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से अलग हो गया था। बाद में यह नदी द्वारा जमा की जलोढ़ के द्वारा पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। आपने देखा ना कि प्रायद्वीपीय यहाँ पे है, जबकि नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, तो आपको लगता होगा क्यों, मतलब ये इतना दूर पे है। इसका कारण यही है कि जब हिमालय टकराया तब ये अलग थलग हो गए दोनों, नहीं तो ये दोनों एक ही भाग हुआ करते थे। तो इसी में हम देखते हैं, इसमें गारो पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, खासी मिल जाएंगी, जयंतिया पहाड़ियाँ मिल जाएंगी, असम का कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय पठार में भी कोयला, लोहा, चूने के पत्थर इत्यादि ये यूरेनियम जैसे खनिज भंडार पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है आपके लिए। आइए आगे बात करते हैं, मेजर हिल की बात कर लेते हैं। तो हमने अरावली के बारे में बात की, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व पुराना पर्वत है। इसको अगर हम और दूसरी भाषा में बात करें तो प्री कैम्ब्रियन, अगर हम समय सारणी जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है प्री कैम्ब्रियन। ये मतलब सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली, कैम्ब्रियन युग का पर्वत है ये अरावली। तो आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है अरावली की, ये है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 1722 मीटर हो जाएगी। ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे होते जाते हैं।
ठीक है। अपरदन धीरे धीरे होता ही है इसकी शक्तियों के द्वारा नीचे छोटे होते जाते हैं, छोटे, और तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। मतलब जितना भाग बचता है वही दिखता है, बाकी ये सब अपरदित हो चुका होता है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो घर्षित पर्वत एक और नाम मिलता है, कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएंगे? विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा। तो ये तीनों पर्वत ही क्या है? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। सतपुड़ा और आपका अरावली तो हो ही गया। तो आप ये तीनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके लिए काम की बात हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पश्चिमी घाट के बारे में, और पश्चिमी घाट के बारे में इत्मीनान से हम आगे भी बात करेंगे। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जान लीजिएगा सतपुड़ा की, यह है धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये महादेव पर्वत श्रेणियों में है, जैसा कि हमने पहले बताया था, महादेव पर्वत श्रेणियों में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1320 मीटर के आसपास है इसकी ऊंचाई, ठीक है। और इसी में पचमढ़ी है, जो हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अगर पश्चिमी घाट की भी बात कर लें ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी केरल में है, ये अनाईमुडी है। पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये 2695 मीटर, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले ही, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की। चलिए, तो इसके बाद पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र जो है ये ज़्यादा ऊंचा है। जैसे ये पश्चिमी घाट है, तो इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है ये ज़्यादा ऊंचा है, ये अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। इसके बारे में भी एक ये फैक्ट है। तो आपने देख लिया, एक बार हम मध्य प्रदेश के मैप में देख लेते हैं आखिर ये सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सतपुड़ा पर्वत आप देखें गुजरात से लेके ये झारखंड तक पूरे फैले हुए हैं। ये है सतपुड़ा पर्वत। इसके बीच में नदी बहती है, नर्मदा नदी यहाँ अमरकंटक से निकलती है, और ये नर्मदा नदी जाके अरब सागर में मिल जाती है। अमरकंटक यहाँ मध्य प्रदेश में निकलती है। फिर इसके ऊपर हमें विंध्य श्रेणी मिलती है, जो टूटी फूटी है बहुत ज़्यादा। हमने विंध्य श्रेणी की पहले ही बात की है। और यहीं से तापी नदी भी निकलती है बैतूल से। ये दोनों नदियाँ अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ हैं, और पूरब से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों की उदाहरण है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। तो दक्कन का पठार, दक्कन की हम बात कर चुके हैं। दक्कन पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। हालांकि प्रायद्वीपीय पठार बहुत बड़ा है। इसमें आपका मालवा का पठार हो जाएगा, उत्तर पूरब में जो पठार हैं ये भी हो जाएंगी, जिसमें मिकिर हिल और ये सब गारो खासी पहाड़ियाँ शामिल हैं। चलिए, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट की हमने बात कर ली है, और यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरीके से दक्षिणी भाग की ऊंचाई अधिक है, जबकि उत्तरी भाग की ऊंचाई कम है। इसको पुराणों में सह्याद्री पर्वत कहा गया है, और इसकी अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी ये जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं आज की दृष्टि में। बहुत अच्छी जैव विविधता है। यहाँ पे शांत घाटी भी देखने को मिलेगी आपको केरल में। शांत घाटी, पहले ये चेरों का क्षेत्र हुआ करता था, चेर राजाओं का, जो केरल पश्चिमी घाट का क्षेत्र है। अब ये यहाँ पे केरल आप देख सकते हैं, केरल राज्य देख सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जनगणना उसकी दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से सबसे प्रथम राज्य है पूरे भारत देश में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। इसके अलावा कुछ और याद रखने की आवश्यकता है। जो पश्चिमी घाट है ये कई भागों में भी डिवाइड है। जैसे इसको कोंकण तट कहा जाता है, कोंकण तट। इसके नीचे एक कनारा तट इसको कहा जाता है, और सबसे नीचे वाले भाग को, कन्याकुमारी तक के भाग को, इसको कहा जाता है मालाबार तट। तो ये 3 भागों में भी विभाजित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कुल मिला के ये गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है प्राकृतिक धरोहर के रूप में। तो ये नेचुरल बैरियर है, हाँ, ये भी आप याद रखिए। जो पश्चिमी घाट है
ये आपके मानसून के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब मानसून आता है, जब मानसून सीधे टकराएगा, हम आगे बात करेंगे तो किस तरीके से पश्चिमी घाट से होते हुए मानसून आपका आगे चल के यहाँ तक गुजरात तक पहुँचता है, और ये वाली बंगाली खाड़ी वाली शाखा किस तरीके से मध्य प्रदेश से होते हुए दिल्ली से होती है हरियाणा तक जाती है, फिर आप ये देखेंगे। तो ये आपका मानसून के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसी के कारण, पश्चिमी घाट के कारण ही पुणे जैसे इलाकों में जो पश्चिमी घाट के इस तरफ हैं, तो यहाँ पे पर्वतपादी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है, 250 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। जबकि पश्चिमी घाट के छिपे हुए क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, तो ये वर्षा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कौन? आपके पश्चिमी घाट। याद रखिएगा। पूर्वी घाट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपको पूर्वी घाट देखने को मिलेंगे पूर्वी तट पर, जहाँ पे आप देखेंगे उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक आपको देखने को मिले। हालांकि कटे फटे हैं बहुत ज़्यादा, इनकी हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे पहाड़ियों के बारे में, यहाँ पे नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य मिलेंगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कृष्णा पेन्नार नदी के मध्य स्थित हैं ये पहाड़ियाँ, तो ये याद रखिएगा। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ मध्य में स्थित हैं, और नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ठीक है, दोड्डा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों पर ही स्थित है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे टोडा जनजाति भी निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। चलिए, तो इस तरीके से हमने एक बहुत शानदार लेक्चर किया, और हमने भारत की जो संरचना है, जिसमें पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इसको हमने कवर किया पूरी तरीके से। हमने देखा किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, वहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के लिए। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं किसी और सेशन में। नमस्कार।